नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को H2 स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास और आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है उसके बारे में बात करेंगे। यह क्लास अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्लास अच्छा लग रहा है। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और यह जो चैप्टर है मेरा पूरा NCERT बेस्ड है, यानी हम उसी को लेकर के यहाँ पे आज पढ़ाएंगे। और आप अगर किसी भी बोर्ड से हो, आपका मीडियम हिंदी है, तो यह क्लास आपके लिए हेल्पफुल है। और याद करने वाली कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप क्लास तक बने रहें, आप क्लास में 10 से 15 मिनट बने रहिए, आपको तो लगेगा कि हाँ यह क्लास है जो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस 10 से 15 मिनट या क्लास में बने रहने की आवश्यकता है। और आप अगर अंतिम तक बने रहते हैं तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप लोग को यहाँ से क्लास करना है और जो हम लोग का एप्लीकेशन है H2 स्टडी, उसके द्वारा आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, समझे। जब बात करते हैं आज ये जो मेरा चैप्टर रहेगा, चैप्टर मेरा क्या है? संघवाद। संघवाद क्या चीज है समझिए इसको। संघवाद जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म बोलते हैं, ठीक है। फेडरलिज्म इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म। अब देखिए यह दो प्रकार का होता है, जैसे एक एकात्मकवाद होता है और एक संघवाद होता है। इससे पहले आप लोग को हम यह क्लास लिए थे जो आप लोग को याद होगा, और अगर आपको वह क्लास के बारे में पता नहीं है या उसकी जानकारी नहीं है तो इस क्लास के डिस्कशन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा और आप वहां से उस क्लास को देख सकते हैं। वह जो क्लास है आपका पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी, चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। अब सत्ता की साझेदारी में पावर शेयरिंग में हम देखे थे यहाँ दो देश की बात हो रही थी, एक बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका। श्रीलंका में कैसे संघवाद या एकात्मकवाद को अपनाया और बेल्जियम में कैसे एकात्मकवाद या संघवाद को अपनाया, उस बारे में हम उस चैप्टर में बहुत अच्छा से बात किए हैं। लेकिन थोड़ा सा क्योंकि उसका जिक्र यहाँ भी है तो हम उसको थोड़ा सा देख लेंगे कि वह चैप्टर क्या चीज है। संघवाद का मतलब यही होता है कि हर एक लोगों का यहाँ पर क्या होगा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट शासन होगा। ये आप देख सकते हैं हर एक लोग क्या है ऐसे बनाया हुआ है ना, यानी हर एक लोग का हाथ है इसको बिल्ड करने में, इसको बनाने में, इसको बनाए रखने में सभी लोगों का हाथ है, समझे। देखिए संघवाद होता क्या है? एकात्मकवाद, एकात्मकवाद और एक है संघवाद। संघवाद है जो बेसिकली यह संघवाद, संघ मतलब संगठन, इसको अलग करते हैं। देखिए संघ प्लस वाद, संघ मतलब संगठन और वाद मतलब विचार, यानी जो साथ रहने की विचार है, जो संगठन में रहने की विचार है, उसी को हम कहते हैं संघवाद, समझे। और एक एकात्मकवाद जो सिर्फ एकात्मक यानी स्वयं की बात करता हो, किसी भी यानी कोई भी चीज का बात नहीं है, यानी सिर्फ इसमें हेड कौन होगा? केंद्र होगा। हेड कौन होगा? केंद्र होगा। यानी एकात्मक की बात करता है। जैसे आप देख रहे होंगे जब हिस्ट्री आप लोग पढ़े हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय या फ्रांस की क्रांति या भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय, तो यहाँ पर क्या होता है कि राजा हुआ करते थे, अलग अलग प्रांत के अलग अलग प्रोविजन के राजा हुआ करते थे। वो एकात्मकवाद था, वहां जो भी बात माना जाता वो राजा का ही बात माना जाता था, समझे। लेकिन हम लोग का यह जो चैप्टर है संघवाद पर है, और आप संघात्मक इकाई क्या होता है इसके बारे में आप 9th क्लास में पूरा पॉलिटी इसी में है। जो पॉलिटिकल साइंस का जो पोर्शन है आपका जितना देखने को मिलेगा सब इसी पर 9th क्लास में देखने को मिलेगा, समझे। देखिए संघवाद जो चैप्टर है संघवाद, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फेडरलिज्म, ठीक है। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे उसके बारे में समझिए। तो हमने पिछले अध्याय में गौर किया था किसके बारे में? सत्ता की साझेदारी, जिसमें बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी थी। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि
जो संघवाद किसे कहा जाता है? संघवाद किसे कहा जाता है? संघवाद किसे कहा जाता है, समझे? और उसके संघवाद के सिद्धांत व्यवहार को समझने की कोशिश करेंगे, यानी उसका क्या क्या सिद्धांत है, उसका वह किस तरह से काम करता है, उसका व्यवहार क्या चीज है, उसको भी हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो देखिए, पिछला क्लास में जब आपसे यह एक आपका एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संघवाद किसे कहते हैं, आप लोग अगर इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ेंगे तो आपको आंसर यहीं से निकल जाएगा कि संघवाद किसे कहते हैं। और आप अगर इसको अच्छा से नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ क्लास को ही देखते हैं, तो आपको क्लास देखने के बाद भी पता चल जाएगा कि संघवाद किसे कहते हैं। और अगर आप इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको लास्ट में यह एहसास हो जाएगा कि हाँ, क्लास हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, लाभदायक है, समझे? तो जो संघवाद होता है, देखिए यहाँ पे जैसे हमने पिछले अध्याय में अध्ययन किया था कि इसके बारे में बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करे थे। आपको याद होगा कि बेल्जियम में संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए, यानी बेल्जियम के जो संविधान है उसमें प्रमुख बदलाव किए गए, वह बदलाव कब किया गया था, ये भी क्वेश्चन को रिलेट करके हम चलेंगे थोड़ा सा पिछला चैप्टर से। यानी 1970 से 1993 के बीच में वहाँ पर क्या होता है, वो अपने संविधान में बदलाव करता है, 4 संशोधन करता है। अपने संविधान में क्या करता है, 4 संशोधन करता है। यानी देखिए 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कोई संवैधानिक अधिकार दिया गया, प्रांतीय सरकारों को, जिसको लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय सरकार भी कहते हैं, समझे? यानी उसमें क्या है, देखिए, इन अधिकारियों के लिए प्रांतीय सरकार अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही। जो अधिकार उन्हें दिया गया तो जो प्रांतीय सरकार है वह केंद्र पर निर्भर नहीं रही। बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय प्रणाली अपना ली। जो बेल्जियम था वो एकात्मक शासन को नहीं अपनाकर एकात्मक और संघात्मक या संघीय। देखिए, एकात्मक क्या करता है, जो श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका में एकात्मक शासन को अपनाता है। श्रीलंका में एकात्मक शासन को अपनाता है, वहां पे जो बहुसंख्यकवाद को ही माना जाता है। लेकिन वहीं पर बेल्जियम में क्या होता है, वह एकात्मक शासन को नहीं मानता है, वह संघात्मक शासन को मानता है, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास अधिकतर श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश जो सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। जो संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उनके विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। अब जो संघीय शासन व्यवस्था है उसमें क्या होता है कि जो शक्तियां होता है ना, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अभी हम जब भारत में बात करेंगे तो भारत में केंद्र सरकार अलग है। देखिए, भारत में जब बात करेंगे, भारत में यहां पर कौन है, केंद्र सरकार है। यहां पर कौन है, राज्य सरकार है। और यहां पर जो हम देखेंगे प्रांतीय सरकार या स्थानीय सरकार या लोकल गवर्नमेंट बोलेंगे। मेरा कहीं नहीं लिखा रहा है जी, स्थानीय सरकार। देखिए, भारत में क्या यह तीनों पहले से लागू था। जब संविधान बना तो क्या उस समय लागू हुआ, ये तीनों उसी समय से लागू हो गए थे? नहीं हुए थे। यानी वह जब भारत में यह पहले नहीं था। पहले ये 2 ही चीज काम कर रही थी, 2 ही सरकार यहाँ पे काम कर रही थी। जैसे देखिए, इधर स्टेट गवर्नमेंट और जो केंद्र सरकार यानी नेशनल गवर्नमेंट काम कर रही थी, साथ मिलकर के ये दोनों काम कर रही थी, समझे? देखिए, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय पदाधिकारी
और उनके विभिन्न आनुवंशिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर की सरकारें होती है, जिसमें एक सरकार जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, जिसे राष्ट्रीय महत्व विषय होते हैं, यानी जो केंद्र सरकार है वह देश के लिए कानून बनाती है और उसमें राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें होती हैं, जैसे DRDO कैसे काम करेगा, जो हमारा नेशनल ये जो भी नेशनल के यानी देश के हित में जो रहेंगे उसके बारे में काम करेगी। और हर एक अपना जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट के लिए काम करेगी, समझे। यानी जो एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसमें राष्ट्रीय महत्व विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों में स्तर की सरकारें होती है जो शासन के दैनिक कामकाज को देखती है। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। यानी इन दोनों का प्रॉपर ये संविधान में लिखित होता है कि वह किस तरह से काम करेगा। जैसे आप देखेंगे हमारे जो संविधान भारत की बात करते हैं, देखिए भारत की जब बात करते हैं तो भारत में एक संघ सूची होता है, संघ सूची होता है, एक राज्य सूची होता है, एक समवर्ती सूची होता है, समवर्ती सूची, और एक होता है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची या अवशिष्ट बोलते हैं, अवशिष्ट। अवशिष्ट सूची। अब देखिए जो केंद्र सरकार के जो संघ सूची है वो केंद्र सरकार इसमें अपना कानून बनाएगी और उसका जो उसमें जो भी प्रोविजन या कुछ भी बदलाव करना रहेगा तो वो केंद्र सरकार इसमें अपना कानून बनाएगी। और इसी प्रकार जो राज्य सूची है इसमें राज्य सूची अपना काम करेगी। लेकिन समवर्ती सूची, अब ये क्या चीज़ है, तो समवर्ती सूची में के विषय में दोनों कानून बना सकते हैं। राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर जैसा ही मैटर कुछ फंस जाता है कि केंद्र सरकार बोले कि ना हमको यह प्रोविजन लागू ही करना है, यह अमेंडमेंट लागू ही करना है, और उसमें राज्य सरकार बोलेगी कि नहीं, जैसे बात करते हैं जो वन परिवहन है, वन है या नाप तोल है, माप तोल, माप तोल है। अब राज्य सरकार बोलेगी कि राज्य सरकार आपको 1000 ग्राम में बराबर 1 kg होता है, 1 kg होता है। लेकिन वहीं पर राज्य सरकार अगर बोल देगी कि 1200 ग्राम में आपको 1 kg दिया जाएगा, सो इसमें तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा। केंद्र सरकार बोलेगी कि नहीं मैंने तो ये निर्धारण किया है और आप ये निर्धारण कर रहे हो, इसमें कंट्रोवर्सी ऑब्वियसली हो ही जाएगा। तो इसमें क्या निर्णय निकल करके आएगा, इसमें यह निर्णय निकल करके आएगा कि जो समवर्ती सूची का विषय है उसमें अगर दोनों में कंट्रोवर्सी हो जाती है, यानी दोनों में अगर मुद्दा हो जाता है, इशू हो जाता है, तो उसमें जो संघ सूची जो अपना प्रोविजन से संघ सूची ये बता रही है ना कि 1000 ग्राम बराबर 1 kg, हम यही इसी को लागू करेंगे तो यही मान्य हो जाएगा, यानी इसका रद्द हो जाएगा। ये समवर्ती सूची है, ठीक है। अब जब अवशिष्ट सूची, अब जो अभी जो आप देख रहे हैं इंटरनेट हो गया, इतना ज़्यादा डिजिटल इंडिया हो गया, क्या जब संविधान भारत में बन रहा होगा तो यह अनुभव क्या होगा कि आने वाले समय में इतना इंटरलाइजेशन हो सकता है, इतना इंटरनेट पर लोग निर्भर हो सकते हैं, या तो नहीं फील क्या होगा। तो इसलिए जो संविधान निर्माताओं ने एक और सूची बनाई जिसको नाम रखा गया अवशिष्ट सूची। जिसका नाम क्या चीज रखा गया, अवशिष्ट सूची रखा गया। और इसमें केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, इसमें राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती है, समझ गए। यानी सत्ता दैनिक जो होता है कामकाज देखती है, इसमें सत्ता अपने अपने स्तर पर काम करती है, ठीक है। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। एकात्मक व्यवस्था में शासन एक ही स्तर की होती है, यानी जहाँ पे होता है
जो एकात्मक शासन व्यवस्था, अब एकात्मक शासन व्यवस्था आप कहाँ पे देख सकते हैं? देखिए, अब जो हमारे संविधान में यह 4 प्रकार के सूची प्रदान किया गया। जब संविधान निर्माताओं ने सोचा कि जिस प्रकार का भी इंटरनेट व्यवस्था है, यह क्या, जब संविधान बना था, संविधान कब बना था? आप लोग कमेंट में संविधान कब लागू हुआ था उसका जवाब कमेंट में देंगे। संविधान कब लागू हुआ था और संविधान कब बना था? ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है? संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक और एक होता है संघात्मक व्यवस्था। देखिए, फेडरलिज्म, जिसको फेडरेशन में बोलते हैं, फेडरेशन। देखिए, जब आर्टिकल 1 आप लोग देखेंगे, इंडिया का जो संविधान का आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 क्या कहता है? यानी जो आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत, इट इज ए स्टेट ऑफ यूनियन। यानी भारत, इंडिया, जो कि कौन है? भारत का ही नाम है इंडिया। दैट इज भारत, इट इज यूनियन ऑफ अ स्टेट, इट इज यूनियन ऑफ अ स्टेट। अब यहां पर देखिए, यूनियन मतलब संघ होता है। और जब अभी बात कर रहे थे कि संघात्मक व्यवस्था का ही बात कर रहे थे, और मेरा आर्टिकल 1 भी क्या कहता है? इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत, इट इज ए यूनियन ऑफ अ स्टेट। यानी इंडिया जो भारत है और यह क्या है? राज्यों का संघ है। अब देखिए, फेडरेशन, और एक यूनियन, इसका मतलब भी संघ होता है और इसका मतलब भी संघ होता है। इसका मतलब भी संघ होता है और इसका मतलब भी संघ होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? एक में स्टेट पावरफुल होते हैं, यानी स्टेट ताकतवर होता है, स्टेट ताकतवर होता है। जैसे बात करते हैं यूएसए। यूएसए क्या है? यूएसए एक फेडरेशन है। इट मीन्स कि इसके अगर स्टेट चाहेंगे तो स्टेट इजीली अलग हो सकते हैं। स्टेट, यहाँ के स्टेट ने सोचा कि हमें अलग अलग रहने से अच्छा नहीं है, तो इसलिए उन्होंने आपस में सहमति बना करके साथ में रह रहे हैं। जैसे आप इस फिगर को गौर करेंगे जरा सा, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि एक्चुअल में फेडरेशन का काम हो रहा है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, इसमें क्या है? जितने भी स्टेट वो सोच रहे हैं, नहीं चलो एक बनाते हैं, क्या चीज? एक यूनियन बनाते हैं, फेडरेशन बनाते हैं। इसमें जितने भी स्टेट है वो इजिली अलग हो सकते हैं, समझे? या जितने भी स्टेट है इसमें क्या हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं। लेकिन हम भारत की बात करते हैं तो भारत का क्या स्टेट अलग हो सकते हैं? स्टेट, भारत का स्टेट नहीं अलग हो सकता है। क्या चीज है? यूनियन है। यानी यहाँ के जितने भी स्टेट हैं उसे किसी भी सहमति या किसी भी एग्रीमेंट के द्वारा शामिल नहीं किया गया है, समझे? इसलिए इंडिया क्या है? एक यूनियन है, और फेडरेशन, ये यूएसए क्या है? एक फेडरेशन है, समझे? अब देखिए, जो सरकार, राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। किसमें? संघ सूची में। यानी संघीय जो यहाँ पे संघात्मक व्यवस्था, वहाँ पे राज्य सरकार को कोई भी, यानी केंद्र सरकार जो राज्य सरकार को कुछ खास मतलब कुछ काम करने का आदेश नहीं दे सकती है। राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियाँ होती है और इसके लिए वह केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होती है। यानी राज्य सरकार के पास जितनी भी शक्तियाँ हैं उसके लिए केंद्र सरकार को वह जवाबदेही नहीं होती है, जवाब दे नहीं सकती है, समझे? यानी अगर केंद्र सरकार कुछ पूछे कि आप अपने राज्य के लिए क्या किए हैं, आप कितना रोजगार दिए हैं, तो उसमें वो बातें नहीं है। यानी उसको जरूरी नहीं है कि वह जवाब देगा ही, नहीं दे सकता, उसका अपना वो उसका सूची है,
अपना वो राज्य सूची में काम कर रही है, उसे कोई जरूरत नहीं है केंद्र सरकार को जवाब देने का। समझे? नहीं होती है। ये दोनों सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती है, यानी जो सरकार होती है ये अपने स्तर के लोगों को जवाबदेह होती है। जब भी यहाँ पे चुनाव होता है ना, तो उस समय जनता पूछेगी तो उसको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो जनता हटा देगी, तो भागो, जाओ जाओ आराम करो जाओ, जनता भगा देगी। यानी जब भी बात करते हैं फेडरेशन या फेडरलिज्म सिस्टम में, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे पावरफुल जनता है, जिससे आप हमारा जो प्रस्तावना है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम भारत के लोग, यानी जितने भी लोग हैं कौन सा, भारत के लोग ही यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं तो भारत के लोग ही करेंगे। समझे? अब देखिए जो संघीय शासन व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में हम गौर करते हैं। जैसे यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। जैसे भारत में बात करते हैं तो भारत में 3 प्रकार की सरकार होती है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे गांव है, तो गांव को चलाने के लिए चाहिए ना, अब राज्य सरकार थोड़ी जो इतना सब गाँव को कंट्रोल कर सकती है, तो उसके लिए यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट का चुनाव होता है, स्थानीय सरकार की चुनाव होती है। अब अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। देखिए, यानी जितने भी सरकार हैं, जैसे केंद्र सरकार हो गया या राज्य सरकार हो गया या स्थानीय सरकार हो गया, उसका अपना अपना दायरा है। हालांकि जितने भी लोग हैं, केंद्र सरकार भी शासन करेगी तो कहाँ, यहाँ पे यहीं के लोग पर करेगी, राज्य सरकार भी यहीं के लोग पर करेगी। और अगर स्थानीय सरकार की बात करते हैं तो वो अपने ही पंचायत या अपने भी नगर पालिका के सीमित तक हैं, वो लोगों पर ही शासन करेंगे। लेकिन अगर तीनों का हम दायरा देखें तो अलग अलग होता है। जैसे आप स्टेट पुलिस देखे होंगे, जैसे हम झारखंड पुलिस, झारखंड जेपी, झारखंड पुलिस के नाम से जानते हैं। अब ये झारखंड पुलिस जो है, इसी प्रकार बिहार में बिहार पुलिस है, यूपी में यूपी पुलिस है। तो जो यहाँ की गवर्नमेंट है, जैसे झारखंड की जो गवर्नमेंट है या बिहार की जो गवर्नमेंट है या यूपी की गवर्नमेंट है, वह क्या चाहेगी, वह अपना सुरक्षा और अपना सेना का कार्य यानी अपना जो प्रशासन का कार्य स्वयं देखे। अगर उसी क्षेत्र में कुछ केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है या उसमें कुछ केंद्र सरकार चलाना चाहती है, तो वहाँ पे केंद्र सरकार अपना CISF या CRPF इन सबों को उतारेगी वहाँ पर। तो CRPF केंद्र सरकार में चली गई, और ये झारखंड पुलिस है, ये बिहार पुलिस जो अपना स्टेट फोर्स है, स्टेट जो फोर्सेस हैं वो अपना राज्य सरकार की है। तो दोनों का क्या है, अलग अलग प्रशासन व्यवस्था है। समझे? और विभिन्न स्तरों की सरकारों को अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसे संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व को और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। यानी जितने यहाँ पे अगर जहाँ पे फेडरलिज्म सिस्टम की बात करेंगे, जहाँ पे संघीय संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करेंगे, वहाँ पे संविधान में उल्लेख होता है, वहाँ पे बाकायदा सब लिखा होता है कि आपको जो भी शासन करना है वो इसी दायरे पर रह करके से काम करना है। समझे? अब संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से हो सकते हैं। अब संविधान के कुछ ऐसे प्रोविजन है जिसको चेंज करना है। जैसे कुछ ऐसा है जो जिसे हम बात करते हैं कि जो अभी नदियां हैं, वो नदी जो स्टेट सरकार यानी राज्य सूची के विषय में आता है। लेकिन अगर केंद्र सरकार चाहेगी कि नहीं, ये जो नदी है ना इसको समवर्ती सूची में डालते हैं, तो क्या यह केंद्र सरकार अकेले कर सकती है? नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार को 2/3 बहुमत चाहिए अपने संसद भवन में, संसद में लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के ये 2/3 जो बहुमत चाहिए, और आधे से ज़्यादा राज्य 1/2 से मोर देन, आधे से ज़्यादा राज्य की सहमति भी होनी चाहिए कि हाँ यह चीज़ सही है। से कर्नाटक और तमिलनाडु में अक्सर यह विवाद होते रहता है नदियों के लिए। समझे? अब अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों को व्याख्या करने का अधिकार
हो विभिन्न स्तर की सरकारी जो सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाती है। अब देखिए, कोई स्टेट गवर्नमेंट है और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब इन दोनों के बीच क्या है, कंट्रोवर्सी हो रही है, इन दोनों के बीच झगड़ा है। इसमें जो निर्णायक इसका निर्णय देने का काम कौन करेगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा, समझे। अब जो वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारें को क्या होती है, अपना वो अलग अलग निर्धारित होते हैं कि किसको कितना देना है, किसको विशेष राज्य में रखना है, कि किसको खुद से अपना राज्य चलाना है, खुद से जो उसका अपना कार्य वगैरह जो वसूल कर रहा है उसी से अपना राज्य चलाएगा, ये उसे विशेष राज्य की दर्जा मिलेगी। अब विशेष राज्य की दर्जा जिसको मिलता है उसमें केंद्र सरकार भी उसको लाभ देती है, यानी कुछ भी डेवलपमेंट के कार्य पर केंद्र सरकार पैसे से मदद करती है और कुछ भी टेक्नोलॉजी से मदद करती है, यानी जैसे भी उसको डेवलप किया जाए। तो विशेष राज्य को यहाँ पर देखिए, अब जो इस प्रकार की संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य देश की एकता की सुरक्षा करना और उससे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय जो विविधताओं पर पूरा सम्मान करना, इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे नियम पर सहमति होनी चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रह पर सहमति होता है। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। जितने भी फेडरलाइजेशन सिस्टम है और जितने भी, जिसे हम यहाँ पर देख रहे थे, ये मैप देखिए आप थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हर जगह जितना भी आपको रेड दिख रहा है, यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर सबका जो अलग अलग है। जैसे हमारा जो यहाँ पे आप भारत को देख रहे हैं, मेरा प्यारा भारत, तो आप इसमें जितने भी स्टेट हैं, तो स्टेट का यहाँ पे अलग अलग प्रावधान है। स्टेट अपना अलग काम कर रही है और केंद्र सरकार अलग काम कर रही है। लेकिन अगर वहीं पे बात करते हैं, जैसे यूएसए है, यूएसए अपना स्टेट पावरफुल है, गवर्नमेंट यानी जो केंद्र से पावरफुल स्टेट है वहाँ पर। लेकिन यहाँ क्या भारत में है ऐसा व्यवस्था? है पावरफुल? नहीं है, यहाँ पर पावरफुल नहीं है, समझे। यह बात इस चीज पर निर्भर करती है कि संघ की व्यवस्था किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का, इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता, अब संप्रभुता की बात आती है। अब संप्रभुता क्या होता है? सोवरेनिटी, समझिए। संप्रभुता, संप्रभुता। अब संप्रभुता क्या चीज है? सोवरेनिटी, संप्रभुता क्या चीज है, समझिए। संप्रभुता मतलब जो अपना संप्रभुत्व का दान, अपना जो सोवरेनिटी है, स्वतंत्रता का दान। जैसे जब हम लोग वोट करते हैं ना, तो अपना संप्रभुता का दान करते हैं, लेकिन भारत में लोग 500 रुपया में अपना संप्रभुता दान कर देते हैं। ऐसा होता है, हर एक जगह ऐसा होता है, हम लोग के भी होता है, यहाँ झारखंड, बिहार, यूपी, हर जगह ऐसा होता है, समझे। तो सोवरेनिटी, अब सोवरेनिटी क्या चीज़ है? सोवरेनिटी भी दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक स्वतंत्रता, और एक बाह्य स्वतंत्रता। बाह्य स्वतंत्रता, अब देखिए, जो आंतरिक मामलों को निर्णय लेने में स्वतंत्र है, यानी जितने भी आंतरिक मामले हैं उसमें निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, उसे आंतरिक संप्रभुता कहते हैं। और जो आंतरिक और बाहरी जो मामलों को लेने के लिए स्वतंत्र है उसे बाह्य संप्रभुता कहते हैं। और जब भारत की बात करते हैं,
भारत यह संप्रभुता आंतरिक मामलों में भी और बाह्य मामलों में, यानी यहाँ यह जो कानून लागू करेगी वो भारत से बाहर रह रहे मजदूरों पर भी यह लागू होगा। तो भारत क्या है, यह आंतरिक संप्रभुता भी है और बाह्य संप्रभुता भी है। लेकिन अगर वहीं पे बात करेंगे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, क्या यह आंतरिक स्वतंत्र आंतरिक संप्रभुता है? अब संप्रभुता मतलब क्या चीज होता है? जैसे इसके पास डेफिनेट एरिया हो, एक निश्चित भूभाग हो, जनसंख्या हो, गवर्नमेंट हो। और संप्रभुता का ये डिफाइन किसने किया है? तो गार्नर कहता है। गार्नर के अनुसार संप्रभुता का मतलब होता है उसके पास डेफिनेट एरिया हो, यानी उसके पास निश्चित भूभाग हो, सरकार हो, गवर्नमेंट हो, पॉपुलेशन हो, इस प्रकार की जिसके पास है संप्रभुता, यानी इस प्रकार है जिस पर वो क्या है, संप्रभुता है। लेकिन अब क्या जो उत्तर प्रदेश यानी झारखंड, अभी झारखंड को देखेंगे, झारखंड के पास डेफिनेट एरिया है, इसके पास जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट भी है। लेकिन क्या यह बाह्य मामलों को लेने के लिए स्वतंत्र है? नहीं है। यानी भारत बाह्य मामलों मतलब समझ में देखिए, यहाँ पे इसका अपना एक बॉर्डर है, देखिए ये रहा, आपको दिख रहा है झारखंड, झारखंड। अब झारखंड चाहेगी तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेपाल से जाकर के ये मिल के आता है, और नेपाल में कुछ भी अगर कानून को लागू करना है तो क्या ये झारखंड कर सकता है? नहीं। अब यह झारखंड तो दूर हो गया, अब बिहार है, यहाँ पे बिहार देखिए, बिहार। अब बिहार चाहेगा कि नहीं, हम जा करके इसे क्या करेंगे, साझा कर लेते हैं, इसको हम पैसा देते हैं या वहां से पैसा लेते हैं। क्या ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि इसके पास बाह्य संप्रभुता नहीं है। ये अपना जो भी करेगा इसके पास आंतरिक संप्रभुता है, यानी अपना वो यहीं पर कर सकती है, कुछ भी करेगा अपना अपना निश्चित एरिया के अंदर ही कर सकता है। समझे? जैसे देखिए, संप्रभुता को साथ करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। यानी रास्ता क्या करते हैं? अख्तियार मतलब अपनाते हैं। ठीक है। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। इनमें जितने भी राष्ट्र हैं ना, ये आपस में मिलकर के साथ आकर के संघ बनाया है। समझे? इस तरह के संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को सम्मान अधिक होता है, यानी जितने भी प्रोविजन है उनका सम्मान अधिक होता है। प्रोविजन यानी जो स्टेट है उसका सम्मान अधिक होता है, और जो केंद्र वर्कस ज़्यादा ताकतवर होते हैं। यानी केंद्र से क्या होते हैं, ये जो स्टेट होते हैं ये ज़्यादा ताकतवर होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए कुछ राज्यों को गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच में सत्ता का बंटवारा कर देना। जैसे भारत, बेल्जियम और स्पेन, जैसे भारत और बेल्जियम और स्पेन है। यहाँ पर क्या है, सभी जो स्टेट को आपस मिला करके उसमें अलग अलग सब्जेक्ट ही बता दिया गया, आप इस सब्जेक्ट में काम करेंगे, आपका ये सब्जेक्ट है। समझे? इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के जो वर्कस केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर होती है। जो हम लोग इसमें पढ़े, जो संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका, बड़े देश अपनी आंतरिक विविधता को, जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत में देखिए कि भारत में जब 2001 की जनगणना के अनुसार 1500 से अधिक भाषा बोली जाती है। 1500 से अधिक भाषा बोली जाती है। अब देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा विविधता वाला
डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, तब इसमें अगर स्टेट ज़्यादा पावरफुल रहेगी तो स्टेट सोचेगी बाहर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, समझे। तो इसमें क्या किया गया, जो स्टेट से पावर छीन करके इसमें ज़्यादा ताकतवर केंद्र को बनाया गया है, यानी स्टेट उससे अलग हो ही नहीं सकती है, समझे। और इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरकस केंद्र सरकार क्या होती है, ज़्यादा ताकतवर हुआ करती है। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकता दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। यानी ये जो होता है इसमें तो राज्यों को समान दिया जाता है, लेकिन कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है जिसमें उसे विशेष राज्य की दर्जा भी दिया जाता है, जिसे अभी हम पीछे डिस्कस भी कर रहे थे, समझे। अब देखो, ये देखो, भारत में संघीय व्यवस्था, अब भारत में संघीय व्यवस्था को हम बात करेंगे कि भारत में किस तरह से संघीय व्यवस्था है। जो देखिए, पहले हमने देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका में जैसे छोटे छोटे देशों की आपस में यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती है। सोचे कि भारत जैसा विशाल देश में यह विविधता को कैसे संभाला जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, कितनी मुश्किल होगी जहाँ पर बहुत सी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हों। हमारे देश में सत्ता की सरदारी क्या व्यवस्था है, इस पर थोड़ा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारे देश में सत्ता की सरदारी का क्या व्यवस्था है। यहाँ पर संविधान से ही शुरुआत करें, इस बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ। आप जानते हैं कि एक पेड़ है, पेड़ कैसे बनाते हैं, अब ये एक पेड़ है, अब ये जो जड़ है ये जड़ ही भारत है, यानी यह जो पेड़ है ये पेड़ ही एक भारत है। लेकिन बीच में क्या होता है कि इसका एक टहनी निकल जाता है, ऐसे पेड़ में देखे होंगे आप, ऐसे टहनी निकल जाता है और एक यह अलग ही डाल अपना बना लेता है। लेकिन जब अगर ये यहाँ से निकल रहा होता है ना तो इसको बहुत सारी समस्याओं झेलना पड़ता है। इसको अच्छा से यहाँ पे जो स्टार्च होता है यानी इसको क्लोरोफिल नहीं मिलता है, और इसके जो भी नीड्स ज़रूरत है बढ़ने के लिए उसमें यहाँ पर इसको मुसीबत होता है उस समय में। यहाँ पे यह जो चाहता है ना कि हम इसको वाला लूट करके अपना इधर बढ़ा ले, तो उसी प्रकार यहाँ पर एक देश था, यह भारत था, यानी जो पेड़ है यह भारत था, और इसमें से अलग एक टहनियों की तरह जो श्रीलंका का उदय हुआ। श्रीलंका नहीं, पाकिस्तान, ठीक है, पाक। हालांकि आप म्यांमार देखेंगे या म्यांमार हो गया, अफगानिस्तान हो गया, वह किसका पार्ट है, वो भारत का ही को पार्ट है। तो भारत जैसे विशाल मुल्क यानी यहाँ पर देश में सत्ता की सरदारी की क्या व्यवस्था है। आइए संविधान की कुछ शुरुआत करें। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन जो संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ था। अब देखिए, जो हम लोग को जो भारतीय, यहाँ पर इस लाइन पे आप थोड़ा सा गौर करेंगे कि भारत के विलय हो गए और भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। जो भारत का संविधान है वो क्या किया, भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघात्मक शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। देखिए, अब संघ यहाँ पर क्यों आया, यानी जो भारत में जो व्यवस्था था वो संघात्मक व्यवस्था था, और उसी के लिए हमें संघ शब्द को लेना पड़ा। आइए, हमने ऊपर जो संघीय शब्द की
संघीय व्यवस्था की जिन जिन 7 विशेषताओं पर जिक्र किया था उन्हें फिर से देख लेते हैं। हम देख सकते हैं कि वे सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती है। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, एक संघीय शासन जो संघीय सरकार, और दूसरा है कौन सा, केंद्र सरकार, जो पूरे भारत में यानी संघ का प्रतिनिधित्व करता है। बाद में पंचायतों और नगरपालिकाओं के रूप में संघीय शासन की एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह यहाँ तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र है। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये तीनों सूचियाँ इस प्रकार जैसे संघ सूची, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसी राष्ट्रीय महत्व के विषय इसमें है, यानी जो राष्ट्रीय महत्व के विषय उसमें संघ सूची में डाला गया है। और आगे देखेंगे कि राज्य सूची में पुलिस, जो व्यापार है, वाणिज्य है, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय राज्य सूची में डाले गए हैं। और समवर्ती सूची में जो शिक्षा, वर्ण, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे विषय इसमें डाले गए हैं। समझे? आते हैं इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही है, लेकिन जब दोनों के कानून भी टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून ही मान्य होता है। बात करते हैं जब जो समवर्ती सूची में अगर दोनों के बीच टकराव हो जाता है तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होता है, मान्य हो जाता है। यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इसमें किसी सूची में नहीं आते हैं उसे किस में लिखा जाता है, तो उसे जो अवशेष सूची में रखा जाता है। जैसे हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर मान्य अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों के बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। अवशेष सूची सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों जैसे अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। ये विशेष शक्तियाँ स्वदेशी लोगों की अपनी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में जो अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंधों में स्पष्ट रूप से उपयोगी होता है। भारतीय संघ की कई इकाइयों में बहुत ही कम अधिकार है। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते हैं। देखिए अब जैसे कि जब यहाँ पे बात आया ना असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, अब इन्हें अवशिष्ट सूची पर रखा गया। ऐसा क्यों रखा गया? जैसे बात करते हैं गारो खासी जनतिया, गारो खासी जनतिया, गारो खासी जनतिया, गारो खासी जनतिया। अब यह क्या है ना, ये इसका मतलब ये जो इसका जो भूभाग है बहुत छोटा है, यानी ये जितना आप देख सकते हैं असम, असम को देखिए ना, यहाँ पर असम देखिए, ये है आपका असम। ये नहीं है जी, यहां पर देखिए, ये है आपका असम। अब इतना छोटा सा देश है, अब इसमें यह 3 प्रकार की जो ट्राइब्स हैं, गारो, खासी, जनतिया। अब ये जो 3 प्रकार के लोग हैं
अब क्या इनको यहाँ संरक्षण प्रदान किया जा सकता है, यानी इनको अलग स्टेट दिया जा सकता है? यह संभव पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए क्या किया गया, इस संविधान में विशेष अधिकार, विशेष राज्य की दर्जा इन्हें दे दिया गया और इसे अवशेष सूची में डाल दिया गया है, समझे। तो यही चीज़ यहाँ बता रहा है कि ऐसे ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। ये विशेष शक्तियाँ स्वदेशी लोगों की, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं को, यानी जो गारो खासी जनता को, इनको क्यों अपना अधिकार दिया गया? क्योंकि वो अपनी संस्कृति को बचा करके रखे। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। ये वैसे छोटे इलाके जो अपने आकार के चलते वो स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते, जैसे गारो खासी जनता, ये इनका इतना छोटा अधिकार क्षेत्र है ना, इनका छोटा इतना आकार है कि वो स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते हैं। या चंडी या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यहाँ बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे ही बदलाव करने के लिए पहले संसद के 2/3 बहुमत से इसको पास करना होगा। इसके बाद आधे से ज़्यादा राज्य की मंजूरी मिलनी होगी। फिर कम से कम आधे राज्यों की जो विधानसभाओं में उसे मंजूरी करवाना होगा। और संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन को देखरेख में न्यायालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद हो तो उसे जो उच्चतम न्यायालय है उसे इजिली सॉल्व कर देती है और उच्चतम न्यायालय का बात उन्हें मानना पड़ता है, समझे। अब जो भवन विविधता का आदर और संघ साथ है रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। आइए कुछ विशेष बातों पर गौर करते हैं जिन्हें पता चलता है कि यह काम किस तरह, यानी भाषाई राज। भाषाई राज्य का गठन कैसे होता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं और यह नेक्स्ट क्लास में कंप्लीटली यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आप लोग को अगर यह क्लास अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग को इस तरह से बुक से ही पढ़ना है कि पीपीटी से पढ़ना है, इसको भी आप लोग को बताना है, समझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।